हेलो फ्रेंड, दिस इज सीटेट क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो आज देखेंगे एसएसटी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप देखें कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। ये कुछ 30 क्वेश्चन होंगे, तो आप ये जरूर चेक करें कि आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। ऑप्शन सेकेंड है वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। ऑप्शन थर्ड है फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवसन। ऑप्शन फोर्थ है लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो आप बताइए इसमें से क्या सही होगा, राइट आंसर कौन सा होगा। 1-2 सेकंड के लिए इधर रुकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। आपने देखा होगा कि विभिन्न जनजाति जो जानवरों को पालती है, जैसे ऊंट हो गए, भेड़ हो गए, तो वो अपने जानवरों के चारागाहों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैलों से। तो कौन सी सैलें से कौन से प्रकार के पत्थरों का निर्माण या चट्टानों का निर्माण होता है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए। तो एक साइड दी गई है सैलों के प्रकार, दूसरी साइड दिए गए उदाहरण। तो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर ए है अंतर्वेदी आग्नेय सैल। तो चूना पत्थर इससे होता है। बहिर्वेदी आग्नेय सैल, अवसादी सैलें, कायांतरित सैलें। एक साइड दिए गए चूना पत्थर, बालुआ पत्थर, बेसॉल्ट और आग्नेय। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन से इस प्रकार से दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि अंतर्वेदी आग्नेय सैलों से किसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट चट्टानों का। बहिर्वेदी आग्नेय सैलों से किसका निर्माण होता है, बेसॉल्ट चट्टानों का। और अवसादी सैलों से किसका, बालुआ पत्थर का। अवसादी सैलें बहा बहा कर अपने साथ अवसाद लाती हूँ, उससे किसका, चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित सैलों से किसका, चूना पत्थर या संगमरमर का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती हैं। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रेयरी, ऑप्शन सेकंड है सवाना, ऑप्शन थर्ड है पंपास, ऑप्शन फोर्थ है बेल्ट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रेयरी। प्रेयरी मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान है। यहाँ पे कौन सी चिनूक पवनें चलती हैं, ये पवन कहाँ पे चलती हैं, रॉकी पर्वत। जो रॉकी पर्वत है उसके पूर्वी ढाल पर चिनूक पवनें चलती हैं, और ये पवनें चलती हैं तो उस रॉकी पर्वत पे जो बर्फ जमी रहती है वो पिघल जाती है। बर्फ पिघलने से क्या होता है, जो घास के मैदान होते हैं वो निकल आते हैं, और जो लोग पशु रखते हैं या जो पशु पालते हैं उनके लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेयरी। तो आपको ये घास के मैदान भी याद रखने हैं। प्रेयरी कहाँ पड़ता है, सवाना कहाँ है, पंपास कहाँ है, वेल्ट कहाँ है। तो आपको आई होप आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप इनको याद जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन सेकंड है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या। ऑप्शन थर्ड है भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। ऑप्शन फोर्थ है पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा और कई एग्जाम में पूछा भी गया, वैसे पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे हर बार ही पूछा गया है कि खनिजों को निकालने के यानी कि कौन सी विधि से क्या किस प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है अखनन, ऑप्शन सेकेंड है कूपक, ऑप्शन थर्ड है कूपकी खनन, ऑप्शन फोर्थ है विवृत खनन। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अखनन। पृथ्वी की सतह यानी कि पृथ्वी को थोड़ा सा ही खोदने से जब हम खनिजों को बाहर निकालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अखनन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सतह से ही थोड़ा खोदने पे ही निकल आते हैं जब खनिज, तो उसको अखनन विधि कहते हैं। तो इससे खनन विधि से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है लघु आकार, ऑप्शन सेकंड है संयुक्त क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड है बृहद आकार, ऑप्शन फोर्थ है सहकारी क्षेत्र। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लघु आकार के उद्योग। टोकरी बुनाई हो गई या फिर जो लोग भी छोटे छोटे काम करते हैं वो किस में, लघु उद्योग में आ जाते हैं। जैसे बांस के सामान बनाना, वो किस में, लघु उद्योग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। ऑप्शन थर्ड है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन फोर्थ है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि इसमें पूछा गया है कि तानाशाही के संदर्भ में कौन सा कथन सही यानी कि गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि तानाशाही में तानाशाह के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। गलत है, क्योंकि तानाशाह स्वयं को शहंशाह भगवान मानता है, वो समझता है मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। फर्स्ट क्यों नहीं होगा, फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि तानाशाह जो निर्णय लेता है उसका निर्णय ही अडिग होता है, वो जो निर्णय करते वही मान्य होता है। सेकंड ऑप्शन में क्या, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, ये भी सही है, क्योंकि तानाशाही अपने आप जो भी होता है तानाशाही शासन में वही सर्वे सर्वा होता है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, क्योंकि उसको क्या आवश्यकता है, वो स्वयं को शहंशाह समझता है, भगवान समझता है, उसको किसी को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है गोदावरी, ऑप्शन सेकंड है कृष्णा, ऑप्शन थर्ड है कावेरी, ऑप्शन फोर्थ है महानदी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कावेरी नदी पर बनाया गया है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 125 फीट है, और लंबाई कितनी है, 3.5 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक, मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में स्थित है कृष्णराज सागर बांध। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन फोर्थ है महात्मा गांधी। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का यूज किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप तभी इस वीडियो को एंड तक देख पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो देखते हैं कौन से दिए गए हैं कथन। फर्स्ट कथन में क्या दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। सेकंड क्या दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है
ऑप्शन सेकंड में दिया गया यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हैं। दोनों गलत कैसे हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या कहता है, सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्य प्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। इधर केवल शब्द के वजह से ये पूरा गलत हो गया, क्योंकि केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि नागरिक किसी भी सरकार की या किसी भी विभाग की सूचना को प्राप्त करने का अधिकार रखता है। ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो 2005 में आया था। तो इसके अनुसार कोई भी नागरिक किसी भी विभाग की, सरकारी विभाग की सूचना प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तो इसलिए इसमें केवल केंद्र सरकार शब्द का यूज इसलिए गलत है। और सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के यानी कि किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। गलत है, उसको किसी न्यायालय में कोई याचिका दाखिल नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है मुमताज अली, ऑप्शन सेकंड है राज सुंदरी देवी, ऑप्शन थर्ड है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन फोर्थ है रुकैया सखावत हुसैन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि रुकैया सखावत हुसैन। और रुकैया सखावत हुसैन कहाँ की थी, तो रुकैया सखावत हुसैन बंगाल की एक लेखिका थी और एक लेखिका के साथ एक विचारक शिक्षाविद भी थी। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि रुकैया सखावत हुसैन क्या थी, तो आपको ऑप्शन दे देगा शिक्षाविद थी, लेखिका थी, इनमें से कौन से कथन सही हैं कौन से गलत हैं। तो ये लेखिका भी थी, विचारक थी, शिक्षाविद थी और ये बंगाल से रिलेट करती थी और इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। आई होप आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ही सीटेट में वैसे तो पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन सेकंड है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन थर्ड है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन फोर्थ है EV रामास्वामी पेरियार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ज्योतिराव फुले। और ज्योतिराव फुले कहाँ से संबंधित थे, तो ये महाराष्ट्र यानी कि पुणे महाराष्ट्र से संबंधित थे। एक समाज सुधारक थे और एक दलितों के बहुत बड़े शुभचिंतक थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। और एक गुलामगिरी किससे संबंधित थी, ये गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी जो अमेरिका में गुलामों ने अपने आंदोलन किया था उसके संबंध में लिखी गई थी। तो दास प्रथा से रिलेटेड थी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ऊपरी अदालतों के फैसले निचली अदालतों को मान्य होते हैं। ऑप्शन सेकंड है किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ऑप्शन थर्ड है कोई भी अपने मामले पर बिना किसी कानूनी डिग्री के न्यायालय में बहस कर सकता है। ऑप्शन फोर्थ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और प्रशासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सेकंड है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ऑप्शन थर्ड है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। ऑप्शन फोर्थ है निर्वाचित प्रतिनिधित्व। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सरकार के कार्यपालिका अंग से क्या अभिप्राय है, लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन को चलाने के लिए उत्तरदायी होता है। वो किसमें,
कार्यपालिका के अंग होते हैं। इसमें कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे? कैबिनेट, राज्य या स्वतंत्र प्रभार स्तर के मंत्री आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सेकंड है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन थर्ड है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, ऑप्शन फोर्थ है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार क्या है? संविधान का अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सेकंड है अध्यक्ष, ऑप्शन थर्ड है राष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ है ऑप्शन थर्ड उपराष्ट्रपति, ऑप्शन फोर्थ है राष्ट्रपति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इसमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है चोल, ऑप्शन सेकंड है कुषाण, ऑप्शन थर्ड है पांड्य, ऑप्शन फोर्थ है मौर्य। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि मौर्य। मौर्य में कौन से शासक थे उस समय, किस राजा का शासन था मौर्य काल में? तो अशोक के शासन में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या दिया गया है। बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। सेकंड कथन देखते हैं, सेकंड कौन सा है? सेकंड कथन है, बंदगा पूरी तरह से अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है, फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है, फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। कैसे सही है और गलत है देखते हैं। फर्स्ट में क्या बताया गया था? तो फर्स्ट कथन में बताया गया था, बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। ये बिल्कुल सही है। सेकंड कथन क्या था? सेकंड कथन था, बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे उन पर निर्भर नहीं हो सकते थे। तो इस एक गलत है, क्योंकि सुल्तान उन बंदगाहों पर पूरी तरह से निर्भर होते थे और विश्वास भी करते थे। आपने अगर देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा होगा या फिर आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने उसमें भी देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी का जो गुलाम होता है मलिक काफूर, वो एक सेना नायक भी होता है और कई युद्धों में सेना का नेतृत्व करता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन मतलब कथन सेकंड गलत हो जाएगा कि उन पर विश्वास नहीं करते थे। जो मालिक होते थे, जो गुलामों को खरीदते थे, वो गुलामों पर पूरी तरह से विश्वास करते थे और उन पर निर्भर भी होते थे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ऑप्शन सेकंड है फाजियन ने, ऑप्शन थर्ड है जुयन जंग ने, ऑप्शन फोर्थ है वास्को डी गामा ने। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी और ये पहुंच गया था। वैसे ये आया तो था इंडिया की खोज करने, लेकिन इस समुद्र के रास्ते अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका पहुंच गया था। और ये कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। 1492 ईस्वी में, यानी कि 1492 में वह अपनी यात्रा पर निकला था, लेकिन ये अटलांटिक सागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंच गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक और अटलांटिक महासागर के आकार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीटेट में,
तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, एस आकार का है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से महासागर का आकार एस आकार का है, तो अटलांटिक महासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में हुए सोंग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है गुजरात में पाटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। ऑप्शन सेकेंड है असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध। ऑप्शन थर्ड है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। ऑप्शन फोर्थ है किसानों अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान यानी कि विभेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल के मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना। तो आप बताइए कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो 1906 में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने एक वन कानून बनाया था जिसके तहत जो भी आदिवासी, वैसे मोस्टली आदिवासी लोग ही वनों में रहते थे और वो वन की जड़ी बूटियों या लकड़ी जो भी चीज़ थी उसको अपना समझते थे और उसी को बेचकर या व्यापार करके अपना आय कमाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अंग्रेज लोग 1906 में वन कानून लाए तो असम के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह खड़ा कर दिया, वन कानून के विरोध विद्रोह कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया है। क्यों किया गया साइमन कमीशन का विरोध, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी। ऑप्शन सेकेंड है इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं थी। ऑप्शन थर्ड है इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। ऑप्शन फोर्थ है इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसीलिए जब 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया और वह भारत आया तो उसका विरोध किया गया। और साइमन कमीशन में कुल सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए नारे लगाए गए थे, लोगों ने इसका विरोध किया था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो एक साइड आंदोलन या संगठन दिए गए हैं, दूसरी साइड दिए गए हैं सुधारक। तो इस देखते हैं फर्स्ट में क्या है, ब्रह्म समाज। सेकंड में क्या है, युवा बंगाल आंदोलन। सी में क्या है, रामकृष्ण मिशन। और डी में क्या है, अलीगढ़ आंदोलन। इस साइड दिए गए सुधारक यानी कि स्वामी विवेकानंद। सेकंड में सर सैयद अहमद खां। थर्ड में हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। और फोर्थ में दिया गया है केशव चंद्र सेन। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। ब्रह्म समाज का संबंध किससे है, केशव चंद्र सेन से, यानी कि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन थे इसके संस्थापक। और युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुइस बेबियन डेरिजियो से रिलेटेड है। और रामकृष्ण मिशन का संबंध किससे, स्वामी विवेकानंद से। और अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे, सर सैयद अहमद खान से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामालू निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है केरल। ऑप्शन सेकंड है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन थर्ड है तेलंगाना। ऑप्शन फोर्थ है तमिलनाडु। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी आंध्र प्रदेश के गठन करने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। और उनकी इस भूख हड़ताल के दौरान ही 1953 यानी कि 1952 में ही मृत्यु हो गई थी। फिर 1953 ईस्वी में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, वो भी भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है मौलाना आजाद। ऑप्शन सेकंड है सैयद अहमद खां। ऑप्शन थर्ड है बाजी मोहम्मद। ऑप्शन फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मौलाना आजाद। मौलाना आजाद क्या थे, वहादत दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे।
और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 ईस्वी में। और वे एक प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान, कवि, लेखक, पत्रकार थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक प्रसिद्ध लेखक भी थे, पत्रकार भी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इन्होंने क्या कहा? क्या वहादत दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता की भी हिमायत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लगभग मध्य भारत से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है। तो इसके ऑप्शन फर्स्ट है मकर रेखा, मकर वृत्त, ऑप्शन सेकंड है कर्क रेखा, कर्क वृत्त, ऑप्शन थर्ड है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन फोर्थ है भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से? भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की सिचुएशन मतलब कहाँ पर है? तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको उनके भी नाम याद रखने हैं। हो सकता है अगली बार 8 राज्यों से रिलेटेड पूछ ले कि कौन से राज्य से गुजरती है, कौन से नहीं गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, राजस्थान सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से होकर कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। कर्क रेखा भारत की कैसे बीचों बीच, इधर से जो इंडिया है जो ऐसा गुजरात पड़ता है तो इधर से गुजरते हैं ऐसे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है देशांतरों के मध्य की दूरियां, ऑप्शन सेकंड है पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ऑप्शन थर्ड है वे दिन जिस दिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ऑप्शन फोर्थ है पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है। उसी को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है अफ्रीका, ऑप्शन सेकंड है अंटार्कटिका, ऑप्शन थर्ड है यूरोप, ऑप्शन फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका की सिचुएशन कहाँ पर है? अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो इस प्रकार से पृथ्वी है और अंटार्कटिका इधर पड़ता है, इधर बर्फ वाला एरिया अंटार्कटिका पड़ता है। यहीं पर भारत के कौन कौन से शोध संस्थान है? मैत्री दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संस्थान है, जिसमें से दक्षिणी गंगोत्री जो सेंटर था उसको अब बंद कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं कथन में क्या कहा गया है। फर्स्ट में कहा गया उष्ण यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। सेकंड में क्या कहा गया है? शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। और इसके कथन ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है? फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन 2 में दिया गया है फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। ऑप्शन थर्ड में दिया गया है फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। फर्स्ट में क्या कहा गया था? फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया था उष्ण महासागरीय यानी कि गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ये बिल्कुल सही है। जो गर्म जल धाराएं होती हैं वो कहाँ होती हैं? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट कथन सही है। सेकंड क्या है? शीत यानी कि ठंडी महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल ले जाती है, गलत है। क्योंकि जो ठंडी जल धाराएं होती हैं वो क्या करती हैं? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जल को ले जाती हैं। तो ये उल्टा है यानी कि वो क्या करती हैं? उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर जल ले जाती हैं,
इस कारण ऑप्शन नंबर कथन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और जहाँ पर ठंडी और गर्म धारा मिलती है वहाँ पर मत्स्य उत्पादन का केंद्र होता है, वहाँ पर मछली का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 13 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। चाहे आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, आप जिस जगह भी अपने ग्रुप में फ्रेंड्स लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।